डियर स्टूडेंट्स, आज अपने न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो कार्बनिक क्षार होते हैं, शर्करा होती है और फास्फोरिक अम्ल होते हैं, कैसे जुड़ते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में उनके न्यूक्लिक टॉपिक था, न्यूक्लिक अम्ल का। तो उसके अंदर भी सेम जो बेसिक नॉलेज अपने को लेनी है उनके लिए उतनी थी, लेकिन अपने लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा और है। मतलब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, इनके अंदर जो कार्बनिक क्षार होते हैं उनके बारे में वो भी अपने को ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से कार्बनिक क्षार होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे ये जुड़ते हैं और कैसे न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। तो वो वीडियो वॉच करने के साथ साथ में ये पूरी की पूरी बाद में लास्ट में आपको देखनी है, ठीक है। तो अपने को न्यूक्लिक अम्ल पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर अपने को पता है कि ये कार्बनिक क्षार होते हैं। कार्बनिक क्षार कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन वाले कार्बनिक क्षार होते हैं। नाइट्रोजन मतलब कि इसके अंदर नाइट्रोजन विषम चक्रीय रूप में जुड़े हुए मिलेंगे, जैसे पिरिमिडीन हो गया, फ्यूरिन हो गया। इनके अंदर भी जो होते हैं, जैसे यूरिन के अंदर कौन सा होता है? तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन के अंदर कौन सा होता है? तो थाइमिन होता है, यूरेसिल होता है और साइटोसिन होता है। ये क्या होते हैं? सभी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? कार्बनिक क्षार होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में रखनी है। तो फ्यूरिन्स की फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को फ्यूरिन की स्ट्रक्चर पता चल गई ना, तो बाकी जो एडेनिन ग्वानिन है वो अपने आप ही क्या कर लोगे, अपने बना लेंगे। तो फ्यूरिन की संरचना कैसी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से NH2 को हटा देता हूँ तो ये जो स्ट्रक्चर निकल के आती है, किसके निकल के आती है? फ्यूरिन की निकल के आती है। अब अपने को पता है कि फ्यूरिन की स्ट्रक्चर की तरह ही क्या होगी, एडेनिन की संरचना होगी और ग्वानिन की संरचना होगी। ये मेनली जो स्ट्रक्चर होती है किसकी होती है? फ्यूरिन की होती है। फ्यूरिन में क्या होता है कि 9 टाइप से क्या होता है, 9 संख्या होती है। मतलब नाइट्रोजन परमाणु यहाँ से 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। फ्यूरिन के अंदर अपने देखेंगे कि जो फ्यूरिन के एडेनिन है, ग्वानिन है, उसका जो नाइट्रोजन परमाणु कौन सा? N9 किसके साथ जुड़ेगा? राइबो शर्करा के साथ जुड़ेगा। राइबो शर्करा कौन सी होगी? तो अपने बोलेंगे डीऑक्सी राइबो शर्करा होगी या फिर डायरेक्ट राइबो शर्करा होगी। तो उनके साथ में जो कार्बनिक क्षार जुड़ेगा किसका? फ्यूरिन का। तो वो कौन से नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा? N नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। अपने बोलेंगे कि C1 और N9 के साथ में क्या होता है, जो कार्बनिक क्षार और शर्करा आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? तो अपने कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। कार्बनिक क्षार और शर्करा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है, फिर फास्फोरिक अम्ल जुड़कर क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये स्ट्रक्चर अपने देखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो कार्बनिक क्षार होगा, कार्बनिक क्षार का कौन सा नाइट्रोजन? यूरिन का, यानी फ्यूरिन का N9 वाला नाइट्रोजन क्या होगा, किसके साथ जुड़ेगा? जो शर्करा होगी, जैसे राइबोज होगी और डीऑक्सी राइबोज होगी, उसके C1 कार्बन के साथ जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी तो वो आगे देखेंगे। अपने को मेनली अपने को ध्यान यहाँ पर क्या रखना है कि जो फ्यूरिन की स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। और इसी के जो प्रोडक्ट होते हैं यानी डेरिवेटिव होते हैं, उत्पाद होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक तो एडेनिन होता है। एडेनिन की संरचना में करना क्या है? यहाँ पर अपने को NH2 लगाना है। बस एडेनिन की संरचना में करना क्या? अपने को यहाँ पर NH2 लगाना है। ये फ्यूरिन का कौन सा डेरिवेटिव बन जाएगा? तो एडेनिन बन जाएगा। है कौन सा? तो कार्बनिक क्षार। ये कार्बनिक क्षार कितनी है? तो 2 ही है। कौन सी? फ्यूरिन है और पिरिमिडीन है। फ्यूरिन के अंदर इसके 2 डेरिवेटिव आते हैं। कौन से? एक तो एडेनिन आता है और एक ग्वानिन आता है। एडेनिन कैसे प्राप्त किया अपनों ने? सिर्फ यहाँ पर क्या किया, फ्यूरिन की जगह पर फ्यूरिन की जो स्ट्रक्चर थी वहां पर यानी फर्स्ट कार्बन के साथ में अपनों ने क्या अटैच करा दिया? NH2 अटैच करा दिया। ध्यान रखना यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की संख्या निकल के आती है। और नाइट्रोजन इसके साथ में जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन इसके साथ जुड़े हैं। तो नाइट्रोजन से अपने को क्या करना है? N1 को स्टार्ट करना है। N1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, यानी 9 वाले नाइट्रोजन को अपने क्या करेंगे? राइबो शर्करा के साथ अटैच करके दिखाएंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अपने ग्वानिन देखते हैं। तो ग्वानिन को कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपने को पता है कि कार्बन है, तो कार्बन की एक वैलेंसी N के साथ पूर्ण हो रही है और 2 वैलेंसी किसके साथ हो रही है?
दो वैलेंसी हो रही है नाइट्रोजन के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके अमीन समूह अटैच करा देता हूँ तो वो कौन सा बन जाएगा, वो ग्वानिन बन जाएगा। मतलब फ्यूरिन का डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न कौन सा बन जाएगा, ग्वानिन बन जाएगा। और ये स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी, ग्वानिन की हो जाएगी। फ्यूरिन की ध्यान में रखनी है, एडेनिन और ग्वानिन की अपने आप ही बन जाएगी। उसके बाद में आता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में क्या होता है, तो पिरिमिडिन की जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ से अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये पूरी स्ट्रक्चर को मिटा देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बस ऐसे कैसे रखता हूँ। यहाँ पर होगा क्या, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी दिख रही है, यहाँ पर किसकी वैलेंसी कम हो रही है, तो सबकी वैलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ से ये H हटा देता हूँ, यहाँ से भी क्या करता हूँ, बस यहाँ पर H का H रहने देता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी, ये किसके निकल के आएगी, ये पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर निकल के आएगी। ये किसकी स्ट्रक्चर निकल के आएगी, तो ये पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर निकल के आएगी। अभी इस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए, मतलब पिरिडिन के को प्रोडक्ट बनाने के लिए, डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं करूंगा क्या, यहाँ से ये मिटो दूंगा, यानी डबल बॉन्ड को हटाकर यहाँ पर क्या लगा दूंगा, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर डबल बॉन्डिंग के साथ में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्डिंग हटा दूंगा और यहाँ पर क्या लगा दूंगा, CH3। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा थाइमिन बन जाएगा। थाइमिन की तरह यहाँ पर क्या करूंगा मैं, सिर्फ करना कुछ नहीं, यहाँ पर CH3 को हटा दूंगा और डबल बॉन्डिंग ले आऊंगा, वो क्या बन जाएगा, मेरा यूरेसिल बन जाएगा। फिर इसको हटा दूंगा, यहाँ पर क्या ले आऊंगा, NH2, वैलेंसी पूरी करनी है तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग दिखा दूंगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे, पिरिमिडिन के डेरिवेटिव बन जाएंगे। पिरिमिडिन के डेरिवेटिव कौन कौन से होंगे, तो थाइमिन होगा, थाइमिन को अपने T से ध्यान में रखेंगे, यूरेसिल को अपने U से ध्यान में रखेंगे और साइटोसिन को अपने C से ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से एडेनिन को S से ध्यान रखेंगे और ग्वानिन को G से ध्यान रखेंगे। G से क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब अपने RNA DNA पढ़ेंगे तो RNA में क्या होता है, HGUC होता है, और जो DNA देखेंगे DNA में क्या होता है, HGTC होता है। ये DNA का होता है और ये RNA का होता है। तो वहां पर अपने को डायरेक्ट नाम याद नहीं रख के शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे कि RNA के अंदर कौन सा पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। उसी प्रकार से जो यानी DNA होता है, DNA में कौन सा पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और C पर क्या हो जाएगा, साइटोसिन। इस प्रकार के कार्बनिक क्षार पाया जाता है। क्योंकि वो डिफरेंस भी पूछ सकता है RNA और DNA में, तो एक डिफरेंस तो यहाँ से ही अपने को क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर अपने को माइंड में रखनी है। फ्यूरिन की स्ट्रक्चर, फ्यूरिन के दो डेरिवेटिव कैसे बनेंगे, तो फ्यूरिन की स्ट्रक्चर माइंड में रखो, फिर उसके दो डेरिवेटिव बना लो। फिर उसके बाद में पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर, पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर माइंड में रखो और उसके तीन डेरिवेटिव कौन से, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन बना लो। तो ये क्या होते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो कार्बनिक क्षार होते हैं दो टाइप के होते हैं, फ्यूरिन और पिरिमिडिन। फ्यूरिन के अंदर कौन से होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन के अंदर कौन से होते हैं, तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। उसके बाद में कि इसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो शर्करा होती है वो कौन कौन सी पाई जाती है, तो शर्करा दो टाइप की पाई जाती है। शर्करा कितने टाइप की पाई जाती है, दो टाइप की पाई जाती है। कौन कौन सी, तो एक तो पाई जाती है बीटा डी राइबोस, और दूसरी कौन सी पाई जाती है, तो 2 बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। इसका सूत्र क्या होता है, तो अपने को पता है बीटा डी राइबोस का सूत्र क्या होता है, C5H10O5 होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, तो C5H10O4 होता है। ये किसका सूत्र होता है, तो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस का, और बीटा डी राइबोस का क्या होता है, यानी C5H10O5 होता है। डायरेक्ट राइबोस बोल सकते हो, डायरेक्ट 2 डीऑक्सी राइबोस बोल सकते हो। बीटा का मतलब तो अपने को पता होगा कि बीटा क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के बीटा समावेशी से संबंधित होगा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इधर भी बीटा इसके लिए, सॉरी डी वर्ड क्यों लगाया गया है, तो डी वर्ड इसके लिए लगाया जाता है कि ये क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी समावेशी से संबंधित होता है। और बीटा वर्ड इसलिए
लगाया जाता है, क्योंकि ये रिंग में क्या होता है, जो OH होता है वो रिंग से बाहर बन जाता है जब अपने चक्रीय संरचना देखते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना कि राइबोज का सूत्र क्या होता है, C6H10O5 होता है, और 2-डीऑक्सी राइबोज का क्या होता है, C5H10O4 होता है। अपनों ने जब कार्बोहाइड्रेट की स्टार्टिंग डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दीजिए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। तो ये किसका एग्जांपल था, 2-डीऑक्सी राइबोज का था। यहाँ पर अपने फाइंड आउट करते हैं तो हाइड्रोजन का रेशो कितना निकल के आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 5:2 निकल के आता है, लेकिन ये फिर भी क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। तो ये चीजें ऐसे ध्यान में रखी जाएगी। क्वेश्चन भी वो एग्जाम में पूछता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दीजिए, तो वहां पर ये लगाना होता है। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए के अंदर कौन सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए के अंदर यही पाई जाती है, बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, आरएनए के अंदर तो डायरेक्ट राइबोज शर्करा पाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर कैसी होती है, मतलब चक्रीय संरचना कैसी होती है, तो जब चक्रीय संरचना बनाते हैं तो अपने को पता है कि राइबोज की चक्रीय संरचना एक टाइप से किसके समान निकल के आएगी, तो ये किसके समान थी, फ्यूरोन के समान थी, तो फ्यूरोन के समान इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। बीटा है तो बीटा का मतलब OH ऊपर आ जाएगा, फिर रिंग के अंदर ही रखना है तो OH क्या रखेंगे, नीचे H, फिर OH नीचे H, फिर CH3 CH2 OH और इसके साथ में H। ये किसकी हो जाएगी, बीटा डी राइबोज की हो जाएगी, राइबोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। उसी प्रकार से बीटा 2-डीऑक्सी राइबोज की संरचना देखेंगे तो 2 नंबर पर क्या आता है, 2 नंबर पर अपने चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला कार्बन, तो ये इसके साथ OH ऊपर रखना है। OH ऊपर क्यों, क्योंकि बीटा वर्ड लगा रहे हैं। बीटा में बताया था कि OH को क्या रखते हैं, हमेशा ऊपर रखते हैं। फिर ये क्या कहता है, बीटा 2-डीऑक्सी, मतलब नाम इसका क्या है, बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा, 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, ये इसका नाम है। तो सिंपल सा खुद ही यानी खुद ही माइंड लगाते हैं कि 2 से क्या कर रहे हैं, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा रहा है। 2 नंबर पर जो ऑक्सीजन था उसको डायरेक्ट हटा दिया इसने, HH ही लिख दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया इसने, यानी डी का मतलब विलोप होना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का विलोप होना। राइबोज में से अगर 2 नंबर पर जो ऑक्सीजन है उसको हटा दूं तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, मेरी बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, तो बीटा डी 2-ऑक्सी राइबोज शर्करा की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, बस करना कुछ नहीं अपने को, बीटा डी राइबोज की संरचना बनानी है और बीटा 2-डीऑक्सी राइबोज की संरचना में जो 2 नंबर के साथ में जो हाइड्रोक्सी समूह है उसका ऑक्सीजन परमाणु को क्या करना है, हटा देना है। ये 1 नंबर कार्बन परमाणु हो गया, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, और यहाँ पर ये सेम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 नंबर। ये किसकी संरचना है, तो बीटा डी राइबोज की। इसका सूत्र क्या था, तो C5H10O5 था, और इसका सूत्र क्या था, C5H10 का 10 है और वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन क्या हुआ, 2 नंबर वाला हट गया। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, अपने कह सकते हैं कि जो शर्करा पाई जाती है वो शर्करा की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है और सूत्र होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। अब सेकंड आता है कि इसके अंदर जो फास्फोरिक अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है। मतलब अपने को पता है कि न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसके अंदर 3 घटक होते हैं, मतलब 3 एक्लेक इकाइयां होती है। एक तो होती है, एक होता है शर्करा। शर्करा में अपनों ने देख लिया कि 2 टाइप की शर्करा पाई जा रही है, कौन सी, एक तो राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये 2 शर्करा क्या हो रही है, पाई जा रही है। इसका सूत्र क्या था, तो C6 यानी C5H10O5, इसका सूत्र क्या था, तो C5H10O4। फिर अपनों ने सेकंड देखा था कि कौन सा, कार्बनिक क्षार। कार्बनिक क्षार कौन से, नाइट्रोजन युक्त। कार्बनिक क्षार कौन कौन से पाए जा रहे थे, एक तो पाया जा रहा था फ्यूरिन, तो दूसरा कौन सा पाया जा रहा था, तो पिरिमिडिन।
तो इसमें क्या पाए जा रहे थे, कार्बनिक क्षार पाए जा रहे थे पिरिमिडिन। फ्यूरीन के अंदर कौन कौन से 2 आ रहे थे, तो एक तो आ रहा था एडेनिन, दूसरा कौन सा आ रहा था, ग्वानिन। और अपनों ने इसमें देखा था इसके अंदर 3 आ रहे थे, कौन से, थाइमिन, टी, यूरेसिल, यू, और सी का मतलब साइलोसिन। ये 3 क्या आ रहे थे, पिरिमिडिन के अंदर आ रहे थे। तो थर्ड कौन सा होता है, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल भी क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल की एकलिक इकाई होती है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होगा H3PO4 होता है, H3PO4 होता है फास्फोरिक अम्ल का। और ध्यान रखना H3PO3 होता है, ये फास्फोरस अम्ल का होता है। ये किसका होता है, फास्फोरस अम्ल का होता है। जब पी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे अपने, तब वहां पर देखेंगे कि फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, इनके सूत्र देखेंगे। तो थोड़ा सा माइंड में रखना, फास्फोरिक अम्ल में H3PO4 होता है और फास्फोरस अम्ल में होता है H3PO3 होता है। तो ये तीनों क्या थे, अपने को पता है, ये तीनों न्यूक्लिक अम्ल की एकलिक इकाइयां थी। ये तीनों क्या थी, न्यूक्लिक अम्ल की एकलिक इकाइयां थी। और न्यूक्लिक अम्ल अपने को पता है कि किसमें पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका में जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। आपको बताया था फर्स्ट ही मैंने कि जो संयुक्त प्रोटीन होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। 3 भागों में कौन से, एक तो न्यूक्लियो प्रोटीन, वो न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल क्या थे, एक एप्रोटीन भाग था ना, जिसे प्रोस्थेटिक समूह बोल रहे थे, वही तो ये है। यानी न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर जो एप्रोटीन भाग होता है, कौन सा, न्यूक्लिक अम्ल। वो न्यूक्लिक अम्ल ही अपने क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब मेनली आता है कि ये जुड़ते कैसे हैं। तो मेनली जुड़ने की जो कंडीशन थी, वो जुड़ने की कंडीशन में क्या था कि अपनों ने फर्स्ट देखा था कि न्यूक्लियोसाइड होता है, वो कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो कार्बनिक क्षार होता है, कार्बनिक क्षार प्लस में शर्करा से किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। कार्बनिक क्षार कौन सा यूज कर रहे हैं, अगर पिरिमिडिन यूज कर रहे हैं तो पिरिमिडिन का N1 जुड़ेगा, ठीक है। और जो शर्करा यूज कर रहे हैं तो शर्करा का C1 हो जाएगा। अगर कार्बनिक क्षार अपने कौन सा यूज कर रहे हैं, पिरिमिडिन की जगह फ्यूरिन वाले यूज कर रहे हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, तो उसका N9 जुड़ेगा। और इधर कार्बनिक क्षार यानी जो शर्करा होगी वो हमेशा C1 के साथ होगा। मतलब न्यूक्लियोसाइड की जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर जो N1 होगा वो किसका होगा, पिरिमिडिन का होगा। पिरिमिडिन का क्या होगा, N1 वाला। यानी पिरिमिडिन के अंदर अपनों ने यूरेसिल देखा है, थाइमिन देखा है और साइटोसिन देखा है। तीनों के जो N1 पोजीशन थी, N1 पोजीशन कहां पर थी, तो यहाँ पर थी, जो स्ट्रक्चर बनाई थी ना अभी अपनों ने, CH3। फिर यहाँ पर क्या किया था मैंने, डबल बॉन्डिंग दिखाया था, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन लिया था, फिर यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन के साथ एक H दिखाया था, फिर यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन लिया था, इसके साथ में H दिखाया था। इस H को मैं इस N को मैंने क्या माना है, फर्स्ट माना है। मतलब इसका H परमाणु क्या होगा, हटेगा यहाँ से, और किसके साथ जुड़ेगा, जो शर्करा के C1 के साथ जुड़ेगा। शर्करा का C1 के साथ अपने को पता है कि क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है और एक H जुड़ा होता है। ये OH और ये H निकल के क्या करेंगे, जल के एक अणु का निष्कासन करेंगे और जुड़ेंगे। तो जब अपने पिरिमिडिन यूज कर रहे हैं, ये पिरिमिडिन का कौन सा था, तो ये पिरिमिडिन का अपनों ने देखा था थाइमिन था। ये पिरिमिडिन का कौन सा था, थाइमिन था। थाइमिन के बाद में यूरेसिल देखा था, फिर साइटोसिन देखा था। तो थाइमिन का, अगर मैं थाइमिन कार्बनिक क्षार यूज कर रहा हूं और थाइमिन है किसका, पिरिमिडिन का है, तो पिरिमिडिन का कौन सा जुड़ेगा, N1 किसके साथ जुड़ेगा, C1 के साथ। अगर मैं क्या कर रहा हूं, कौन सा यूज कर रहा हूं, फ्यूरिन यूज कर रहा हूं, तो फ्यूरिन का कौन सा जोड़ूंगा, 9C1 के साथ जोड़ूंगा और किसका निर्माण करूंगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करूंगा। तो ये बेसिक नॉलेज अपने को ऐसे ध्यान में रखनी है। स्ट्रक्चर बनेगी कैसे, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी अगर अपने को इतना पता चल जाए कि कार्बनिक क्षार का कौन सा क्षार होगा और उसका कौन सा नाइट्रोजन परमाणु के साथ अटैच कराना है। अगर पिरिमिडिन यूज कर रहे हैं तो N1 के साथ, अगर फ्यूरिन यूज कर रहे हैं तो N9 के साथ। शर्करा का तो हमेशा C1 ही क्या करेगा, इसके साथ अटैच करेगा।
तो फर्स्ट अपने क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन सी एक्रिलिक इकाइयां होती है, तो कार्बनिक क्षार और शर्करा होती है। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि शर्करा और कार्बनिक क्षार आपस में जुड़कर सबसे पहले किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। फिर ये न्यूक्लियोसाइड के बाद में क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या कर दूंगा मैं, न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फोरिक अम्ल जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा, फास्फोरिक अम्ल जोड़ दूंगा, फास्फोरिक अम्ल अटैच करा दूंगा। तब किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। फिर मुझे थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में मैं न्यूक्लियोसाइड बनाऊंगा, सेकंड कंडीशन में मैं न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा, और थर्ड कंडीशन में मेरा क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल बन जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनेगा, न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनेगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या कर लेंगे, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे। मतलब न्यूक्लियोसाइड बनाऊंगा, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाऊंगा, तो शर्करा कार्बनिक अम्ल आपस में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। फिर न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा कैसे, तो जो न्यूक्लियोसाइड बना है उसके साथ में मैं फास्फोरिक अम्ल अटैच करा दूंगा। मतलब C5 मेरा फ्री पड़ा है, C5 फ्री पड़ा है, C3 फ्री पड़ा है और C2 भी फ्री पड़ा है। वो स्ट्रक्चर में अपने को पता चल जाएगा कि कैसे फ्री पड़ा है। तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे कराऊंगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस में फास्फोरिक अम्ल के साथ अटैच। फिर न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनेगा, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बन गई है, ये न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में क्या होती जाएगी, बनती जाएगी, और ये आपस में क्या कर लेंगी, डाई फास्फोरिक अम्ल के साथ, यानी डाई फास्फोरिक अम्ल के साथ में जुड़कर के, डाई एस्टर फास्फोरिक अम्ल के साथ में जुड़कर किसका निर्माण कर लेगी, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर लेगी। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो फर्स्ट अपने क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसाइड में मैं क्या लेता हूँ, एक शर्करा लेता हूँ और प्लस में कार्बनिक क्षार लेता हूँ। शर्करा के एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या ले ली, यहाँ पर शर्करा के रूप में मैंने यहाँ पर राइबोस शर्करा ले ली। कौन सी शर्करा ले ली, ओनली राइबोस शर्करा ली। राइबोस शर्करा में दोनों OH होते हैं फर्स्ट और सेकंड के साथ में, फिर CH2OH हो गया, फिर यहाँ पर H आ गया, और बीटा है, अपने को पता है बीटा के लिए OH ऊपर होता है। ये कौन सी होगी, मेरी राइबोस शर्करा होगी, राइबोस शर्करा होगी। अब अपने को पता है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करना है, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, राइबोस शर्करा के साथ में कौन सा एक कार्बनिक क्षार जुड़ता है। मैं यहाँ पर कौन सा यूज कर लेता हूँ, एडेनिन ले लेता हूँ, क्योंकि एडेनिन की स्ट्रक्चर सिंपल सी। एडेनिन में क्या होता है, तो एडेनिन की स्ट्रक्चर अपनों ने देखी थी, यहाँ पर नाइट्रोजन था, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन लूंगा N, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर इसके साथ में NH2 था, फिर इसके साथ में एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बनी हुई थी, N था, फिर यहाँ पर N था, और इसके साथ में H था। अब इसकी पूरी तरह से स्ट्रक्चर पूरी करनी है मुझे, वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये वैलेंसी यहाँ से पूरी हो गई, और इसके साथ में H मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पर नंबरिंग काउंट ऑफ करूंगा, यहाँ से 1 नंबर दे दिया मैंने, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर। उसके बाद में ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, और ये 9 नंबर। मैंने कहा था कि जो फ्यूरिन यूज करते हैं, ये कौन सा है, फ्यूरिन का कार्बनिक क्षार है, और फ्यूरिन का कौन सा कार्बनिक क्षार है, तो ये एडेनिन है, एडेनिन है। एडेनिन, फ्यूरिन का जो भी कार्बनिक क्षार यूज करोगे, चाहे एडेनिन यूज कर लो चाहे गुआनिन यूज कर लो, गुआनिन में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, यही तो होगा। लेकिन मैं यूज कौन सा कर रहा हूं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर मैं यूज क्या कर रहा हूँ, ओनली एडेनिन यूज कर रहा हूँ। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर अपने को पता है, ये होती है। अब एडेनिन है कौन सा, फ्यूरिन का है, और फ्यूरिन क्या है, कार्बनिक क्षार है। और मैंने बोला था कि अगर फ्यूरिन यूज करता हूं तो C1 किसके साथ जुड़ेगा, N9 के साथ में। ये किसके लिए है, तो ये फ्यूरिन के लिए बोला था मैंने। और इसी प्रकार से अगर पिरिमिडिन यूज करता हूं तो पिरिमिडिन के लिए क्या हो जाएगा, C1 और N1 ही हो जाएगा।
ये किसके लिए होगा, पिरिमिडिन के लिए होगा, और ये फ्यूरिन के लिए होगा। तो फ्यूरिन की कौन सी कार्बनिक क्षार ली है मैंने यहाँ पर, यानी फ्यूरिन का एक डेरिवेटिव लिया है, कौन सा, एडेनिन। एडेनिन का किसके साथ अटैच कराऊंगा, N9 के साथ में, और कार्बन यानी जो शर्करा होगी, शर्करा का C1 होगा, क्योंकि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये 4 है, और ये 5 है। आपस में क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। बंध कौन सा बनाएंगे, तो सिंपल वाला बंध ही बनाएंगे। यहाँ से OH और H निष्कासन हो जाएगा, और क्या कर लेंगे, डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे, डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे। ये कौन सा बन जाएगा, अपना न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने यूज कौन सी की है, एक तो राइबोज शर्करा यूज किया है, मतलब एडेनिन यूज किया है, प्लस में कौन सा यूज किया है, राइबोज यूज किया है। तो ये एडेनिन और राइबोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कौन से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, तो एडेनोसिन, एडेनोसिन बोल देते हैं इसे। और एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाता है कि एडेनोसिन का निर्माण कैसे होता है। तो एडेनिन कार्बनिक क्षार प्लस में राइबोज जो शर्करा आपस में जुड़कर जिस न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है उसे कौन सा बोल देते हैं, एडेनोसिन बोल देते हैं। उसी प्रकार से गुआनिन यूज कर रहे हैं और राइबोज शर्करा यूज कर रहे हैं, तो गुआनिन और राइबोज शर्करा मिलकर किसका, गुआनोसिन। उसी प्रकार से अगर पिरिमिडिन क्षार ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, जैसे यूरेसिल ले रहे हैं और राइबोज शर्करा हो जाएगा तो यूरिडीन हो जाएगा, फिर साइडोटीन हो जाएगा, फिर लास्ट में थाइमिडीन हो जाएगा। इस टाइप से क्या होते जाएंगे, ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता जाएगा। और उनको किस नाम से पुकारेंगे, जो जो कार्बनिक क्षार उसके साथ जुड़ रहे हैं उसी के नेमिंग के अकॉर्डिंग उसे क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसका निर्माण किया अपनों ने, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किया। अब आता है अपने को किसका निर्माण करना है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना है। तो इसे मैं मिटो रहा हूं। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे करूंगा, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पता है कि न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड के साथ में कौन सा जुड़ता होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड के साथ में न्यूक्लिक अम्ल जुड़ता है। न्यूक्लियोसाइड के साथ प्लस में क्या जुड़ता है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है। अपने को ये पता है कि फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल। अब अपने ने फर्स्ट ऑफ ऑल बना ली थी, किसकी स्ट्रक्चर बना ली थी, एक न्यूक्लियोसाइड बनाया था अभी अपनों ने। कौन सा न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पर अपनों ने क्या किया था, क्षार जोड़ा था, डायरेक्ट क्षार जोड़ के दिखा दिया मैंने। यहाँ पर डायरेक्ट क्षार जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बार बार यहाँ पर क्या करूंगा मैं, एडेनिन और पिरिमिडिन को जोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्षारक बोल सकते हो इसे। डायरेक्ट मैंने क्या किया, जो C1 के साथ में था, अगर मैं पिरिमिडिन ले रहा हूं तो N1, और अगर मैं कौन से यूज कर रहा हूँ, फ्यूरिन ले रहा हूं तो N9 के साथ में जुड़कर क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर लेंगे। फिर OH, फिर H, फिर OH, फिर H, और इधर क्या था, CH2, इसके साथ में HO दिखा देता हूँ, और इधर H। ये क्या था, अपना न्यूक्लियोसाइड था, अपने को इतना पता था। ये क्या था, अपने न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किया था अपने ने। अब इसके साथ में मुझे कर क्या रहा हूँ, फास्फोरिक अम्ल ऐड करा रहा हूँ। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र H3PO4 होता है, यानी तीन तो इसके साथ में क्या होंगे, एक POH, दूसरा OH, तीसरा OH, और चौथा OH। ऐसे इसके साथ क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्डिंग में दिखा दूंगा। अब यहाँ से क्या होगा, एक जल के अणु का निष्कासन होगा। जल के एक अणु का मैं निष्कासन कर देता हूँ, रह क्या जाएगा, ऑक्सीजन रह जाएगा। उस ऑक्सीजन को मैं ऐसे जोड़ के दिखा सकता हूँ, उस ऑक्सीजन को मैं कैसे ऐसे जोड़ के दिखा सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है मेरी पूरी की पूरी, वो कौन सी होगी, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर होगी, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर होगी, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर होगी। यानी किया क्या है मैंने, पहले न्यूक्लियोसाइड बनाया था। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाया था, तो C1 जो भी मैंने शर्करा यूज किए, राइबोज शर्करा यूज किए या फिर डीऑक्सी राइबोज शर्करा यूज किए, उसके C1 के साथ में मैंने एक क्षार का अटैच करा दिया। उसके बाद में मुझे पता था C5 के साथ में इसके साथ क्या जुड़ेगा, एक फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा। C5 यहाँ से काउंट किया, 1
2, 3, 4 और 5। 5 के साथ में क्या था अपने को पता, OH था। इस यानी फास्फोरिक अम्ल की जो स्ट्रक्चर बनाई, फास्फोरिक अम्ल में भी यहाँ पर OH था। OH आपस में मिलकर क्या किया, जल के एक अणु का निष्कासन कर दिया और किसका निर्माण कर लिया, एक बंध का निर्माण कर लिया। इस बंध को अपने अभी तक कोई नाम नहीं देंगे, लेकिन जब न्यूक्लिक अम्ल बनाएंगे तब इस बंध के साथ में क्या हो जाएगा, एक दूसरी, मतलब अपने कह सकते हैं 3 के साथ में या यानी 2 के साथ में या फिर 3 के साथ में ये OH क्या करेगा, संयोग कर लेगा और एक ऑक्सीजन का बंध बना लेगा। तब ये कौन सा बंध कहलाएगा, डाई एस्टर फास्फोर यानी डाई एस्टर फास्फोरस बंध बोल देते हैं, डाई फास्फोरस एस्टर बंध बोल देते हैं इसे। तो ये कैसे बनेगा, अब इसके आगे देखते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो वो तो उसे पहले सोल्व कर लेना। ये स्ट्रक्चर बार बार कॉपी पर बना के देखोगे तभी अपने को बनने में यानी पूरी तरह आएगी। तो अपनों ने यहाँ तक देख लिया था, अपनों ने यहाँ पर क्या बनाया था, तो ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लिया था। अब तक अपनों ने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लिया था। न्यूक्लियोटाइड में किया क्या था, तो कार्बनिक क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। कार्बनिक क्षार को मैंने क्या किया था, C1 के साथ में अटैच कराया था और जो मेरी फास्फोरिक अम्ल था उसको मैंने किसके साथ, C5 के साथ में अटैच कराया था, C5 के साथ में अटैच कराया था। ये C1 था, ये C5 था। इससे किसका निर्माण किया था अपनों ने, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया था। न्यूक्लियोसाइड करना था तो ओनली क्या करना था, क्षार को जो शर्करा था उसके साथ अटैच कराना था। शर्करा कौन सी है यहाँ पर, तो फास्फोरिक शर्करा चल रही है। कौन सी शर्करा चल रही है, सॉरी शर्करा यहाँ पर कौन सी चल रही है, तो राइबोस शर्करा चल रही है। अगर मैं डीऑक्सी राइबोस शर्करा ले लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा हो जाएगी। करना मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ सेकंड नंबर वाला जो OH है वहां से O को क्या करना है, मुझे प्रतिस्थापित करना है। तो ये क्या कर लिया था अपनों ने, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लिया था। अब सेकंड बात आती है कि न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनेगा। न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनेगा, तो न्यूक्लिक अम्ल बनने के लिए करना क्या होगा अपने को, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में कौन से बंध से जोड़नी होगी, तो डाई फास्फो एस्टर बंध से जोड़नी होगी, फास्फो एस्टर बंध से, या इसे बंध को डाई एस्टर फास्फो बंध भी बोल देते हैं, डाई एस्टर फास्फो बंध भी बोल देते हैं। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो आप। एस्टर जैसी संरचना बनेगी, बीच में क्या हो जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, तो डाई फास्फो एस्टर भी बोल सकते हो, डाई एस्टर फास्फो बंध भी बोल सकते हो। कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, तो अपने को पहले तो ये बनाना होगा, न्यूक्लियोटाइड तो बनाना होगा। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में छोटा छोटा बनाऊंगा ताकि पूरा फिट आ जाए यहाँ पर। तो ये पहले मैंने क्या कर लिया, न्यूक्लियोटाइड बना लिया। यहाँ पर किसका निर्माण कर लिया मैंने, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लिया। यहाँ पर क्या जोड़ दी मैंने, एक क्षारक जोड़ दी, इसके साथ में हाइड्रोजन दिखा दिया, फिर H, फिर CH2, फिर O, फिर P, फिर OH, फिर OH, फिर डबल बॉन्डिंग O। ये क्या है, मेरे एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि अपने को पता है कि न्यूक्लिक अम्ल बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉली होता है, यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करती है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करेंगे, डाई एस्टर बंध से यानी डाई फास्फो एस्टर बंध से क्या होंगे, जुड़ेंगे। ऐसी एक इकाई में क्या कर लेता हूँ, ऊपर बना लेता हूँ। ऐसी इकाई में क्या कर लेता हूँ, एक ऊपर बना लेता हूँ, सेम की सेम। यहाँ पर मैंने क्या किया, OH H OH H, फिर सेम की सेम क्षारक लिख दी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या लिख दिया H, फिर यहाँ पर H, फिर CH2, फिर O, फिर P, फिर यहाँ पर क्या किया OH दिखा दिया, डबल बॉन्डिंग OH, ऊपर OH। ये मैंने क्या किया, एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड की इकाई का निर्माण कर लिया, सेकंड न्यूक्लियोटाइड बना ली मैंने। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करेंगे, कौन से बंध से, तो डाई एस्टर फास्फो बंध से, डाई एस्टर फास्फो बंध से जुड़ेगी, डाई एस्टर फास्फो बंध से जुड़ेगी। दोनों इकाइयां आपस में कौन से बंध से जुड़ेंगी, तो डाई एस्टर फास्फो बंध से जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी, तो अपने यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो अगर अपने कौन सा अम्ल यूज कर, सॉरी कौन सा क्षारक ले रहे हैं, कौन सा शर्करा ले रहे हैं। अगर शर्करा ले रहे हैं अपने राइबोस शर्करा, तो दोनों कंडीशन रहती है, मतलब C2 के साथ भी जुड़ सकता है और
C1 के साथ भी, C3 के साथ भी जुड़ सकता है। अगर अपने डीऑक्सी राइबोज लेते हैं तो अपने पास एक कंडीशन खत्म हो जाती है, क्योंकि डी राइबोज शर्करा का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होती है, मतलब 2 नंबर पर ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है, और यहाँ पर क्या रह जाता है, हाइड्रोजन रह जाता है। जब अपने राइबोज ले रहे हैं तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी होगी। 2 पॉसिबिलिटी कैसे होगी कि जो OH है ये किसके साथ जुड़ सकता है, किसके साथ जुड़ सकता है, तो OH एक तो C2 के साथ जुड़ सकता है और एक C1 के साथ जुड़ सकता है। तो ध्यान रखना, जो राइबोज यानी जो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड की जो इकाइयां होगी, एक फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां, एक सेकंड न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां, फिर थर्ड फोर्थ ऐसे जाते जाएंगे। ये आपस में कैसे जुड़ सकती हैं, तो ये कौन सा कार्बन है, तो ये C1 C3 कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, तो C2 कार्बन है, C5 कार्बन है, सॉरी। आपस में कौन से बंध से, तो डाई फास्फोएस्टर बंध से जुड़ सकते हैं। कौन सी शर्करा यूज कर रहा हूं मैं, कौन सी शर्करा यूज कर रहा हूं, तो राइबोज शर्करा यूज कर रहा हूं। फिर सेकंड क्या हो सकता है मेरे साथ, ये भी हो सकता है कि C2 भी हो सकता है यहाँ पर, और ये कौन सा है, अपने को पता है कि C5 है। C2 भी जुड़ सकता है और C5 भी जुड़ सकता है, किसके अंदर, राइबोज के अंदर। तो वो यही पजल करता है क्वेश्चन के अंदर, आपको कह देता है कि डीएनए के स्ट्रक्चर बनाइए। तो डीएनए में कुछ स्टूडेंट्स क्या कराते हैं कि यहाँ पर सेकंड वाले OH के साथ अटैच करा देते हैं, तो डीएनए में ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि डीएनए की संरचना में यहाँ पर वो होता ही नहीं है। यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शर्करा यूज की जाती है, और आरएनए में कौन सी यूज की जाती है, तो राइबोज शर्करा यूज की जाती है। तो आरएनए के अंदर 2 पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक अम्ल बनने की, और न्यूक्लिक अम्ल बनेगा कैसे, डाइएस्टर बंध का निर्माण होगा, डाइएस्टर फास्फोबंध का निर्माण होगा, और 2 कंडीशन हो सकती है, C3 और C5 के बीच में बन सकता है, C2 और C5 के बीच में बन सकता है। तो फर्स्ट अपने क्या कर रहे हैं, C3 के साथ में जोड़ रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप उससे डीएनए पूछ ले तो डीएनए में भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, C3 के साथ जोड़ सकते हो। डीएनए में तो C3 के साथ ही जुड़ेगा, लेकिन आरएनए में भी क्या कर सकते हो, C3 के साथ जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से क्या होगा, जल के एक अणु का निष्कासन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये किसका निर्माण कर लेगा, डाई एस्टर फास्फोबंध का निर्माण कर लेगा, या डाई फास्फो एस्टर बंध का निर्माण कर लेगा। और ऐसे ही क्या होगा, ऊपर वाला ऑक्सीजन अपने क्या कर देंगे, डैश डैश दिखा देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन वैसा वैसा रख लेंगे और डैश डैश दिखा देंगे। इस प्रकार से स्ट्रक्चर चलती जाएगी और किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा करना है, एक बार कॉपी में अपने को लिख के देखना, अपने आप माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये कौन सा कार्बन है, कौन से कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। ये सारी जो लैंग्वेज है ना अपने आप समझ आ जाएगी। बस फर्स्ट अपने को इन पर प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही बनेगी, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अब एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कैसे अपनों ने इन न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण किया है। तो न्यूक्लिक अम्ल में अपनों ने किया क्या है, एक तो अपनों ने शर्करा यूज की, शर्करा के साथ में अपनों ने क्या ऐड किया, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, और इस शर्करा के साथ में अपनों ने एक क्षार ऐड कर ली, एक क्षार ऐड कर ली। कौन सी क्षार हो सकती है, कार्बनिक क्षार में पिरिमिडिन भी हो सकता है, फ्यूरिन भी हो सकती है। ये टोटल जो निकल के आया ये क्या था, अपना न्यूक्लियोसाइड था। क्या था, अपना न्यूक्लियोटाइड था, सॉरी न्यूक्लियोटाइड था। अब अगर क्या कर देता हूं, इस न्यूक्लियोटाइड की n इकाइयां ले लेता हूं, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां क्या होगी, n होगी। कैसे कि न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में डाइफॉस्फो एस्टर बंध से जुड़ गई, तो अब ये किसका निर्माण हो गया, अपने पास न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो गया, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो गया। अपने को पता है कि शर्करा राइबोज शर्करा होती है या फिर डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, उसके साथ में एक क्षार का अटैच होता है, और इसी शर्करा के साथ में क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल अटैच होता है। इस फास्फोरिक अम्ल के साथ में फिर शर्करा अटैच होती है, फिर क्या होती है, क्षार का अटैच हो जाती है उसके साथ में, फिर आगे फास्फोरिक अम्ल आ जाता है, फिर उसी फास्फोरिक अम्ल के साथ में ये शर्करा क्षार, इसी प्रकार से क्या होती है, ये स्ट्रक्चर चलती जाती है और किसका निर्माण हो जाता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड पूछे तो ओनली यहाँ तक ही लिखना है, अगर न्यूक्लिक अम्ल पूछ ले तो ये न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा अपना।
क्योंकि n इकाइयां होगी न्यूक्लियोटाइड की, n इकाइयां आपस में जुड़ेगी और किसका निर्माण करेगी, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेगी। तो ये न्यूक्लिक अम्ल की बेसिक अपने को क्या रखनी है, स्ट्रक्चर की नॉलेज रखनी है। उसके बाद में एक ऐसे भी पूछ लेता है आपसे कि न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है। हालांकि उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन कराएंगे तो वैसे ही अपने को लैंग्वेज रखनी है। न्यूक्लिक अम्ल जल अपघटन किया तो किसका निर्माण करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका निर्माण करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फिर जल अपघटन कराएंगे तो किसका निर्माण करेगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। और इन न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन कराएंगे तो किसका निर्माण करेगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा, यहाँ पर सही लिखा है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगा। और प्लस में किसका निर्माण कर लेगा, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। फिर इस न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन कराएंगे तो शर्करा का निर्माण कर लेगा और प्लस में कार्बनिक क्षार हो जाएगा, कोई भी क्षार, कार्बनिक क्षार होगा यहाँ पर जो नाइट्रोजन युक्त होता है। शर्करा और क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयां आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या कहलाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल की बारे में बेसिक जानकारी थी और ये अपने को बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी। आप बार बार प्रैक्टिस करो, इजी लगेगा, कुछ हार्ड नहीं लगेगा। थैंक यू।